शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैंने पहली बार जब जुनैद को यूनिवर्सिटी में देखा तो देखती ही रह गई। उसकी झील सी खूबसूरत आंखें जिनमें डूबने को दिल करता था। बहुत जल्द मेरी जुनैद के साथ दोस्ती हो गई और कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई पता ही ना चला। जुनैद भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था। जुनैद इतना हंसमुख था कि वो रोते हुए को भी हंसा देता था। मुझे उसकी यही आदत तो बहुत पसंद थी। एक दिन जुनैद ने आकर मुझसे कहा, मैंने तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ अम्मी को बता दिया है। कल वो तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर आ रही हैं। ये सुनकर मैंने जुनैद से कहा कि अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है। जुनैद ने कहा, मैडम तालीम का आखिरी साल है, मैं वेट नहीं कर सकता। जुनैद ने कहा, ना जाने कब तुम्हारी अम्मी किसी और के साथ तुम्हारी शादी का ऐलान कर दे तो मेरा क्या होगा। जुनैद ने कहा, रिश्ता पक्का करने का कह रहा हूँ, शादी करने का थोड़ी कह रहा हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो अपनी अम्मी को अभी कुछ भी नहीं बताया। जुनैद ने कहा, तो फिर जल्दी आंटी से बात करो। मैंने कहा, मैं मौका देखकर अम्मी से बात करूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी कि तुम अपनी अम्मी को लेकर कब हमारे घर आओ। फिर अगले दिन मौका देखकर मैंने अम्मी से बात की। अम्मी ने कहा, ठीक है, उनको कॉल करके बता दो कि जब उनका दिल करे वो आ जाएं। मैंने फौरन जुनैद को कॉल करके बताया। उसने कहा, अम्मी कल ही तुम्हारे घर आएंगी। फिर अगले दिन जुनैद की अम्मी आई और उन्होंने मुझे देखकर कहा, माशाल्लाह, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत है। फिर मेरी और जुनैद की अम्मी ने मिलकर फैसला किया कि इनकी मंगनी कर देते हैं। जैसे इनकी तालीम मुकम्मल होगी तो इनकी शादी कर देंगे। फिर घर में एक छोटी सी तकरीब रखी गई और जुनैद ने मुझे अपने हाथों से रिंग पहनाई। जुनैद ने कहा, आज से तुम मेरी हो, अब तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैंने कहा, इतनी मोहब्बत मत करो मुझसे, मुझे डर लगता है कि हमारी मोहब्बत को किसी की नज़र न लग जाए। जुनैद ने कहा, परेशान मत हो, हमारी मोहब्बत को किसी की नज़र नहीं लगेगी। ये कहकर जुनैद मुस्कुराने लगा और मैं भी। और फिर कुछ महीनों के बाद हमारे सालाना इम्तिहानात शुरू हो गए। इम्तिहानात ख़त्म होते ही घर में मेरी और जुनैद की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। और फिर वो दिन आ पहुंचा जिसका मुझे और जुनैद को बेसब्री से इंतज़ार था। दूल्हा बनकर जुनैद बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर हम दोनों का निकाह हुआ। मैं दुल्हन बनकर जुनैद के घर आ गई। मैं कमरे में जुनैद का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं हैरान थी कि जिस रात का जुनैद को इतना इंतज़ार था वो रात गुजरती जा रही थी। इंतज़ार करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा जुनैद सो रहे थे। जब वो जागे तो मैंने पूछा, रात को तुम कहाँ चले गए थे? जुनैद ने कहा, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने कहा, मैं तो तुम्हारे सभी दोस्तों को जानती हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया? जुनैद ने कहा, तुम सिर्फ यूनिवर्सिटी के दोस्तों को जानती हो, ये मेरे पुराने मोहल्ले का बचपन का दोस्त था। जुनैद ने कहा, मुझे सिर्फ उसके एक्सीडेंट की इत्तला मिली थी, तुम्हें बताए बगैर मैं जल्दी में हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां जाकर मालूम हुआ कि उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर मैंने कहा, मुझे भी आपके दोस्त की मौत का बहुत दुख हुआ है। इस वाक़े के बाद तो जुनैद को जैसे चुप ही लग गई थी। जुनैद हंसना तो जैसे भूल ही गया था। मैं जुनैद की इस हालत को देखकर बहुत परेशान होती थी। पहले तो मैं सोचती थी जुनैद अपने दोस्त की मौत की वजह से अभी गम में है, लेकिन अब तो जुनैद के दोस्त की वफ़ात को भी कई महीने हो गए थे।
لیکن جنید کی حالت میں خاص فرق نہیں آیا تھا۔ میں اکثر جنید سے کہتی، جنید آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں اب آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ لیکن جنید ہمیشہ میری بات کا جواب دیے بغیر چلے جاتے تھے۔ ایک دن مجھے فون آیا کہ میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں اور جنید امی کو لے کر ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ مجھ سے اپنی امی کا غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ چند دنوں کے بعد میری ساس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن میری اور جنید کی دعاؤں نے انہیں بچا لیا تھا۔ ڈاکٹر نے جنید اور مجھے کہا کہ میری ساس کو ہر قسم کی ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ پھر انہیں ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی اور ہم لوگ گھر آ گئے۔ ایک دن میں اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو میں نے سنا میری ساس جنید سے کہہ رہی تھی، بیٹا اس واقعے کو بھول جاؤ، اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال رکھو، اس سے محبت کرو۔ پھر میری ساس نے جنید سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنے پوتے یا پوتی کی شکل دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے چلی جاؤں؟ کیا تم اپنی ماں کی خواہش پوری نہیں کرو گے؟ میری ساس نے کہا، جنید بولو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جنید نے کہا، میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر جنید اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگا اور میں سوچنے لگی کہ جنید رو کیوں رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا آنٹی جنید کو اپنے دوست کی موت کے واقعے کو بھولنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شاید اسی وجہ سے جنید رونے لگ گیا تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد جنید زندگی کی طرف لوٹنے لگے۔ وہ پہلے کی طرح ہنسنے اور مسکرانے لگے تھے۔ میں اس تبدیلی کو دیکھ کر بہت خوش تھی کہ چند ہفتوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر میری ساس اور جنید بہت خوش تھے۔ جنید میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال کرنے لگے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ جنید نے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ میں بہت خوش تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ایک دن جنید آفس سے گھر جلدی آ گئے۔ میں نے پوچھا، جنید آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ سنتے ہی جنید رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جنید نے کہا، میں تمہیں پہلے بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن امی ہر دفعہ مجھے منع کر دیتی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں، لیکن اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، جنید جو بات بھی ہے آپ مجھے بتائیں۔ جنید نے کہا، میرے پاس بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ میں جنید نہیں ہوں، بلکہ جنید کا بھائی وسیم ہوں۔ میں اور جنید جڑواں بھائی تھے۔ یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، جب میری عمر تقریباً 13 یا 14 سال کی تھی۔ میں گھر میں سب کا لاڈلا تھا۔ میرا شمار ان بچوں میں ہوتا تھا جو بہت زیادہ ضدی اور اڑیل ہوتے ہیں۔ جب میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تھی تو مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن میں نے ابو سے آ کر کہا، مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ ابو نے کہا، ابھی تمہاری عمر بائک چلانے کی نہیں ہے۔ لیکن میں نے بہت ضد کی کہ میرے دوست کے پاس موٹر سائیکل ہے، بس مجھے بھی چاہیے اور آج ہی چاہیے۔ ابو آفس کا ضروری کام کر رہے تھے۔ ابو کو بہت غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے 2 تھپڑ لگا دیے۔ ابو نے آج تک مجھے مارا نہیں تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں غصے میں گھر چھوڑ کر اسٹیشن آ گیا اور میں ٹرین میں بیٹھ کر کراچی پہنچ گیا۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے۔ دن میں سڑکوں پر گھومتا رہتا اور رات کو میں ایک ریڑھی پہ آ کر سو جاتا۔ پاس ہی ایک ورک شاپ تھی۔ ایک دن ورک شاپ کے مالک نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، تم یہیں گھومتے پھرتے ہو، کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ میں نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں چچا اور چچی کے پاس رہتا تھا، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتے تھے، اس لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میری ورک شاپ پر کام کرو گے؟ میں ان کی ورک شاپ پر کام کرنے لگا۔
उनके कोई औलाद नहीं थी। वो मियाँ बीवी मुझसे मोहब्बत करने लगे थे। फिर उन्होंने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया और वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मैं जो भी कहता वो मुझे फौरन मिल जाता था। मुझे अपने माँ बाप और भाई की बहुत याद आती थी, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। कई बार दिल में ख्याल आता था कि मैं इन्हें अपनी सच्चाई बता दूं, लेकिन जब मैं उनके खलूस और प्यार मोहब्बत को देखता था तो चुप हो जाता था। फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी तालीम मुकम्मल होने में चंद ही महीने बाकी थे। इन दोनों मियाँ बीवी का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई और मैं भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया था। फिर मैंने घर वापस आने का सोचा और जिस दिन मैं घर वापस आया, अम्मी मुझे देखकर बहुत खुश थी और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मैंने पूछा, अब्बू कहाँ हैं? अम्मी ने बताया कि वो चंद साल पहले हमें छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि आज रात जुनेद की बारात है। फिर उसी लम्हे अम्मी को किसी की कॉल आई। अम्मी ने मुझे बताया कि जुनेद का एक्सीडेंट हो गया है। हम फौरन हस्पताल पहुंचे। जुनेद की हालत बहुत नाजुक थी। वो मुझे देखकर खुश था। फिर उसने अम्मी को अपने पास बुलाया। मैं मेडिसिन लेने बाहर चला गया था। जब मैं मेडिसिन लेकर वापस आया, फिर कुछ देर के बाद डॉक्टरों ने कहा कि वो जुनेद को नहीं बचा सके। फिर अम्मी ने मुझे बताया कि जुनेद ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप वसीम भाई से कहेंगी वो अंबर से शादी कर ले। अगर अंबर को मेरी मौत की इत्तला मिली तो वो भी मर जाएगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जुनेद ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी अंबर हमेशा खुश रहे। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं चाहता। वसीम ने अंबर से कहा, उस रात मैं अपने दोस्त को नहीं बल्कि जुनेद को दफना कर आया था। फिर वसीम ने अंबर से कहा कि अब मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ और दिल से तुम्हें और अहमद को चाहता हूँ। ये कहकर वसीम कमरे से बाहर चले गए और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने मुझे मनो मट्टी के नीचे दफन कर दिया हो। और उस रात वसीम कमरे में ना आए, वो अम्मी के पास सो गए थे। फिर अगली सुबह मैं उठकर वसीम के पास गई और मैंने वसीम से कहा कि मेरे लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। वसीम ने कहा, मैंने किसी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। मैंने जो भी किया भाई और माँ की मोहब्बत में किया। फिर मैंने वसीम से कहा कि मुझे आपसे कोई भी गिला और शिकायत नहीं है। ये कहकर मैं वसीम के गले लग गई। आज हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और हमारे 2 बच्चे हैं। मैं वसीम के साथ बहुत अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें।